अब तक हमने 100 क्वेश्चन के सीरीज में 75 क्वेश्चन पूरे कर लिए, जिसमें हमने एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड करेक्शन, एडम्स फ्रेज, वॉइस, इस सब के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजंक्शन, सारे के सारे हो चुके थे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडल्स, ये सब हो चुके थे। तो क्या बच गए थे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच गए थे। आज हम उसको पूरा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है? In the following questions, you have one brief passage with 5 questions. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. ऐसा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है where is कुत्ता, यानी कुत्ता। कुत्ता is desperate when rat come near him because desperate मतलब होता है hopeless। होपलेस हो गया, क्यों हो गया? हताश हो गया। अब क्या है? इन दिस पैसेज कुत्ता वोमिटेड अगेन बिकॉज ही, ये सवाल है हमारा। उसके बाद है द मैन इज रेफर्ड टू एज अनसीन बिकॉज हाउ मेनी पीपुल आर देयर डेफिनेटली विथ कुत्ता। तो पैसेज पढ़ने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमको पता चले ओ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा, तो उसको हाईलाइट करते चलेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़ना। लिखा है कि अ रैट्स थिक फ्यूरी बॉडी, जो रैट है उसका मोटा और बालदार बॉडी, ये जो बाल होता है, जितने भी जो मेमल्स टाइप एनिमल होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, थोड़ा मुलायम बाल होता है, उसी को बोलते हैं फ्यूरी। उसी को क्या बोलते हैं? फ्यूरी। ब्रस्ट हिज चेक्स, उसके बॉडी को क्या करता है? छूता है, ब्रश करता है। इट्स विस्कर्ड नोज, विस्कर्ड नोज मतलब होता है जैसे जो नोज है उसमें बाल निकला हुआ है, उसी को बोलते हैं हेयर, जो है हेयर ऑन द नोज, उसी को बोलते हैं विस्कर्ड नोज। नोज पे क्या है? जिस उसके नोज पे क्या था? मूछ था। स्निफिंग एट हिज माउथ, उसके माउथ को क्या करता है? सूंघता है। स्निफिंग मतलब सूंघना। ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद लिखा है कि क्यूबरिंग विथ रिवल्सन। क्यूबरिंग का मतलब होता है कांपना। कांप रहा था किससे? रिवल्सन से, मतलब गुस्से से कांप रहा था। कौन कांप रहा था? क्यूबरिंग विथ रिवल्सन कुत्ता स्नैप्ड हिज टीथ। लिखा है कि कांपते हुए गुस्से से कुत्ता ने क्या किया? अपना दांत कटकटाया। अपना दांत स्नैप हिज टीथ टुगेदर, अपना दांत इसे कटकटाना, इसी को बोलते हैं स्नैप हिज टीथ टुगेदर। डिस्परेटली, किसे कटकटाया? होपलेस। डिस्परेटली मतलब क्या होता है? होपलेस, बिना उम्मीद के, हताश होके। अब हताश हो गया। तो ये मेरे सवाल था पीछे में कि कुत्ता स्नैप्ड, ये भी क्या था? अभी सवाल पूछा गया था, इसको हम हाईलाइट करते हैं। ये हमारा एक सवाल था। ठीक, डिस्परेटली एंड द रैट रैन अवे। तो जैसे ही जो कुत्ता था उसके सामने रैट आया, तो कुत्ता क्या हो गया? डिस्परेटली, होपलेसली क्या कर रहा है? हताश, मतलब होपलेसली वो दांत कटकटा रहा था। क्यों ऐसा कर रहा है? तो मान लो कुत्ता है, तो कुत्ता जो है वो रैट के चूहे के देखने से हताश तो नहीं हो जाएगा, कुछ तो रहा होगा। जो क्या रहा होगा, चलिए आगे देखते हैं। अगर चूहा को देख के कुत्ता हताश हो जाता है, बेचैन हो जाता है, होपलेस हो जाता है, तो कुछ तो गड़बड़ है। इन रैग, रैग मतलब होता है गुस्सा, गुस्से में कुत्ता स्नैच्ड एंड किक्ड अगेंस्ट द साइकिल। कुत्ता क्या करता है? खींचता है। स्नैच्ड मतलब खींचना, एंड किक्ड झटका मारता है, अगेंस्ट द साइकिल। साइकिल मतलब क्या होता है? बेरियां। ठीक, दैट बॉन्डेड हिज रिस्ट एंड एंकल, उसके कलाई और एंकल में, पैर के कलाई में जो लगा था उसको बोलते हैं, उसमें लगा हुआ था। इंस्टेंटली यानी अचानक। एंग्री एक्सक्लेमेशन, एक गुस्सा भरा, एंड जर्क, एक गुस्सा भरा झटका उसकी तरफ आया। एंग्री एक्सक्लेमेशंस एंड जर्क कम बैक, उसकी तरफ आया। फ्रॉम हुम एवर ही वाज सैकल, जिससे भी वो सैकल था, वहां से जहां से वो सैकल था। तो जहां से कुत्ता बंधा हुआ था, सैकल था, बेरियो से बंधा हुआ, तो वहां से एक गुस्सा भरा झटका आया। ठीक, द शॉक एंड पेन एडेड टू हिज फ्यूरी, जो
उससे उसे क्या हुआ, उसको शॉक लगा, झटका लगा, और उसका जो दर्द हुआ उससे क्या, उसका गुस्सा और बढ़ गया। फ्यूरी मतलब एडेड टू हिज फ्यूरी, उससे गुस्से में और उसके गुस्से को और भी बढ़ा दिया। किसके गुस्से को? कुत्ते को गुस्से को। कुत्ता लंग्ड अपवर्ड, कुत्ता क्या करता है? लंग्ड मतलब क्या होता है? झपट्टा मारा। कुत्ता ने क्या किया? झपट्टा मारा। क्या हमारा? ऊपर की ओर। हिज हेड बम्पिंग हार्ड, उसका जो हेड था उसमें जोर से झटका लगा, चोट लगा। अगेंस्ट वुड, वुड के अगेंस्ट, वुड से। राइट ऑन द स्पॉट वेयर ही हैड बीन क्लब्ड, उस ठीक उसी जगह पर जहां पे उसको क्या लगा था? क्लब यानी लाठी से किसी ने मारा था। बाय द ट्यूबल बैग इन द वुड, जिसको उसको किसी ने जंगल में उसी जगह पे मारा था, वहीं उसको फिर से चोट लग गया। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हमको ये लग गया कि जो कुत्ता जो वो बेरिए से बंधा हुआ है, क्योंकि वो जंजीर से बंधा हुआ है, इसलिए क्या हो गया होगा? होपलेस हो गया होगा एक चूहे के आने से भी, ऐसा अभी तक लग रहा है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब यह गैस्पिंग एंड स्नेरलिंग, गैस्पिंग एंड स्नेरलिंग मतलब कांपते हुए और साथ ही साथ में कांपते और गुर्राते हुए। ही एंड द अनसीन मैन, वह और जो अनदेखा आदमी, जिसको नहीं देखा गया। ही मतलब कुत्ता, अनसीन मैन मतलब कोई और एक आदमी होगा। मैन नेक्स्ट टू, जो उसके बगल में था। बेटर्ड देयर आयरन कफ, उसने एक दूसरे को क्या बेटर मतलब पीटा, आयरन कफ से खूब पीटा एक दूसरे को। बेटर देयर आयरन कफ एट ईच अदर अंटिल बोथ स्लम्प्ड बैक इन एग्जिस्टेंस, तो दोनों ने क्या किया? जो अनसीन मैन था वो और कुत्ता ने एक दूसरे को बेटर खूब मारा, तब तक कि वो लोग बेहोश ना हो जाए। ठीक है, बेहोश होकर गिर ना जाए, एग्जॉस्ट हो ना जाए, पूरा एनर्जी ना लॉस हो जाए। कुत्ता फील्ड हिमसेल्फ स्टार्टिंग टू वॉमिट, उसको फिर से लगा कि उसको उल्टी आने वाला है, आने वाला है। उसने ही ट्राइड टू फोर्स इट बैक, उसने चाहा कि उल्टी ना हो, बट कंट्रोल नहीं कंट्रोल कर पाई। येट ही कांट कंट्रोल हिज ऑलरेडी इम्पिटी बेली, उसका जो पेट था वो पहले से खाली था। स्क्वीज अप थिन, पूरा पतला हो चुका था, सब थिन सावर फ्लूइड दैट ड्रेन फ्रॉम द साइड ऑफ हिज माउथ, जो उसका जो पेट था पहले से ही खाली था, पूरा चपटा हो गया था, और उसके मुंह से सावर मतलब खट्टा खट्टा जो फ्लूइड है वो निकल रहा था, ड्रेन हो रहा था। एज ही ले विशिंग दैट ही माइट डाई, जब वो लेटे हुए था तो सोच रहा था काश वो मर जाता। तो यहाँ तक हम देखने से समझ सकते थे उसका पूरा पेट खाली था और उसको दोबारा उल्टी हुआ। ये भी हमारा सवाल था कि दोबारा उल्टी क्यों हुआ। ईच अदर स्लैम्ड अगेंस्ट ही, देखो वोमिटिंग अगेन, ये हमारा सवाल था। कुत्ता फील्ड हिमसेल्फ स्टार्ट वोमिटिंग अगेन, ये भी एक सवाल था। तो उसमें दिख रहा है कि पहले से उसका पेट खाली था, सिकुड़ा हुआ था, मतलब हो सकता है वो बीमार हो, बहुत दिन से खाना नहीं मिला हो, चूंकि वो क्या है जंजीर से बंधा हुआ है, इसे हम मान सकते हैं। अब क्या हुआ? He told himself that he must not lose control again. उसने अपने आप से कहा कि अब वो दोबारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं खोएगा। If he want to save his strength, अगर वो अपना ताकत नहीं खोना चाहता, and its sanity, sanity मतलब क्या होता है? मानसिक संतुलन। After a while, कुछ देर के बाद, when he felt he could move again, जब उसको लगा कि वो दोबारा मूव कर सकता है, he very slowly and carefully explored the his sackers, तो very बहुत धीरे धीरे और केयरफुली सावधानी पूर्वक क्या किया? उसने अपने साइकिल को एक्सप्लोर किया। राइट रिस्ट एंकल, जो उसके दाहिने कलाई और एंकल में लगा हुआ था, विथ लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, अपने लेफ्ट हैंड से। दे आर ब्लीडिंग, तो उसने देखा कि उसमें क्या बह रहा है? खून बह रहा है। ही पुल्ड लाइटली ऑन द चैन, उसने अपनी चैन को हल्के से खींचा। इट सीम्स इट बी कनेक्टेड टू द लेफ्ट एंकल ऑफ द मैन ही हैड फॉट, उसको ये प्रतीत हुआ कि वो जो है उस आदमी से बंधा हुआ है जिससे अभी उसने फाइट किया। कौन सा साइड बंधा हुआ है? राइट, राइट रिस्ट वाला उसके आदमी के लेफ्ट से बंधा हुआ है। ऑन कुत्ताज लेफ्ट, तो कुत्ता के लेफ्ट में, उसके राइट में वो आदमी था, उसके राइट में कौन सा आदमी था? उसके राइट में वो आदमी था जिससे वो लड़ा था। अब बात करें कुत्ता के लेफ्ट में। कुत्ताज लेफ्ट चेंड टू हिम
बाय एंगल ले सम अदर मैन, यहाँ क्या एक दूसरा मैन, लेफ्ट साइड में क्या है एक दूसरा आदमी है। सम हु कीप्ड अप स्टीडी मॉर्निंग, वो जो कि लगातार कर रहा है, दर्द से कर रहा है। एंड दे वेयर ऑल सो क्लोज, वो इतने पास हैं सब आदमी, दो आदमी हो गया एक कुत्ता, इतने क्लोज हैं दैट देयर सोल्जर आर्म्स लेग टच इफ दे मूव इवनली, तो हल्का से भी मूव करे तो उसका सोल्जर आर्म सब कुछ क्या करेगा आपस में टच करेगा। मैं भी समझाते हुए चल रहे हैं तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लगना नहीं है, ठीक। तो हम एक एक मीनिंग समझाते चल रहे हैं, तो ये हमने समझ लिया। तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि आदमी कितना था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं। सवाल कहाँ तक हो गया था, 76 करना था। हमको पूछा गया कि वेयर इज कुत्ता, कुत्ता कहाँ है। मैंने कहा कि इन ओपन एयर, क्या ये ओपन एयर में था, नहीं था। मैं कह रहा हूँ नहीं, क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि नहीं था, तो चलिए ऊपर बढ़ते हैं। आपको याद होगा उसने कहा था कि लंग्ड अप, जैसे उसने झपट्टा मारा उसको बम ठाड़, उसको जोर से चोट लग गया, लग गई से मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फाइंड स्पेस में होगा। अगर ओपन एयर में होता सॉरी, तो उसको चोट थोड़ी लगता झपट्टा मारने से, मतलब आसपास जो कहीं ना कहीं कॉन्फाइंड स्पेस में ही होगा। ये हमको हिंट दिया, ठीक। इन प्रिजन, पिंजरा में था ऐसा कुछ लिखा गया नहीं है, लेकिन हमको पता है कि बेरी से, जंजीर से एक बंधा हुआ था, तो एक कन्फाइंड स्पेस में था, ऐसा बोल सकते। एक कन्फाइंड स्पेस में घिरा हुआ जगह में होगा, इसलिए उसको जब जैसे ही झपट्टा मारा तो चोट लग गया था। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो कुत्ता है, कुत्ता वाज डिस्परेट व्हेन रैट केम नियर हिम बिकॉज, तो कुत्ता जो है हताश हो गया, होपलेस हो गया। अब कुत्ता जो है रैट के आने से हताश थोड़ी होगा, मतलब चूहा के आने से तो हताश तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। चूहा आएगा, कुत्ता जो है चूहा से थोड़ी थोड़ी डरता है, कुछ न कुछ तो रहा होगा। तो कहा ही गिवर्ड विथ रिवल्सन, वो कांप रहा था गुस्से से, नफरत से। अब कोई आदमी नफरत से कांप रहा है, क्या वो उसके चलते होपलेस हो जाएगा, तो बेतुका बात है। ही वॉज एंग्री एंड हंग्री, अब कोई आदमी गुस्सा है और भूखा भी है, तो ज़्यादा अच्छा बात है। अब कुत्ता के सामने चूहा आ गया, अगर भूखा भी है और गुस्सा भी है तो उसको चूहा खा लेना चाहिए, तो उसके लिए वो हताश काहे होगा, तो खा लेना चाहिए, फिर ये भी सुटेबल नहीं है। ही वॉज सेकल्ड एंड हेल्पलेस, तो ये मीनिंग सही है। वो क्या था, जंजीर से बंधा हुआ था और हेल्पलेस था, इसलिए क्या हो गया, हताश हो गया, चूहा के आने से निराश हो गया। अब खा सकता था बट नहीं खा पाया, तो क्या हो गया, निराश हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। ही वॉज टायर्ड टू समवन, किसी से बांधा हुआ था, इसके चलते वो हताश हो जाए। मान लो कि जो आदमी होता है, जो पालतू कुत्ता होता है, किसी न किसी से बांधा ही होता है, तो चूहा आने से वो हताश थोड़ी हो जाता है। हताश इसलिए हो गया, होपलेस इसलिए हो गया जो उसको खा सकता था बट उसको पिंजरा में था, हेल्पलेस था, खा नहीं पाया, या फिर उसको डर गया कि कहीं कुछ चूहा कुछ न कर दे, क्योंकि वो क्या था, पेट उसका खाली था, कमजोर था, इसलिए क्या हो गया और भी हताश हो, लगता है अब चूहा भी हमको खा जाएगा, ऐसे कुछ सोच रहा होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया। इन द पैसेज कुत्ता वोमिटेड अगेन बिकॉज ही, तो इसने फर्स्ट टाइम क्यों वोमिट किया है ये बात नहीं बताया, बट दोबारा वोमिट किया है, और हमको ये बताया है जो कुत्ता है उसका पेट जो है पहले से ही खाली था, पूरा पतला था, मतलब हम ये मान सकते हैं जो कुत्ता है वो बीमार होगा, बहुत दिन से बैरियर में बंधा होगा, उसको खाना पीना नहीं मिला होगा, तो वो अनवेल हो गया होगा, बीमार हो गया होगा। तो वॉज कीपिंग अनवेल, क्या हंगरी था इसलिए वो वोमिट कर रहा था। किसी को भूख लगता था उल्टी होने लगता है, ऐसा बात नहीं है, वो तो खाना चाहिए उसको। एंग्री विद समवन, किसी से गुस्सा होने से उल्टी नहीं होता है। ही वाज फॉट विद समवन, किसी से लड़ाई करने से भी उल्टी नहीं होता, क्या होगा, अनवेल होगा। ये तो बिना पढ़े भी आप बता सकते थे। द मैन इज रेफर्ड एज अनसीन बिकॉज, अब मैन, तो यहाँ जो राइटर जो है बोल रहा है अनसीन में, ऐसा क्यों बोला होगा, मान लो अंधेरा होगा जो, और जो राइटर है वो उस आदमी को देख नहीं पाया, तो क्या लिख दिया, अनसीन मैन। कुत्ता आदमी को नहीं देख पाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी एक कंसेप्ट। अब यहाँ हम पैसेज को पढ़े, पैसेज में हमको ये पता चलता है तो उसने देखा था, तो उसके राइट हैंड में क्या है, वो आदमी बंधा हुआ जिससे वो लड़ा था, इसके लेफ्ट हैंड में दूसरा आदमी बंधा था जो बोए, मतलब कुत्ता तो दोनों को देख चुका है, ये तो यहाँ पता चल चुका है। तो कुत्ता डरंट
कुत्ता डिड नॉट नो हिम, उसके नहीं जानने से अनसीन थोड़ी हो जाएगा। अनसीन मतलब जिसको नहीं देखा गया। अगर कुत्ता उसको नहीं जानता है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अनसीन हो गया। ठीक है, बहुत देर उसके साथ बेरी में बंधा हुआ है, जाने ना जाने से अनसीन नहीं हो जाता, तो ये तो नहीं होगा। कुत्ता वुड नॉट टर्न हिज हेड टू हिम, दोनों तरफ देखा है, ये तो हम पैसेज पढ़ के देख चुके हैं, ये भी गलत हो गया। अब कुत्ता वाज टाइट है, अब कुत्ता उससे बंधा हुआ था, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो आदमी अनसीन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इट वॉज डार्क, तो अंधेरा था, तो आदमी को ठीक से देख नहीं पाया। ठीक, अब हमारे पास आ गया हाउ मेनी पीपुल आर देयर डेफिनेटली विद कुत्ता। दो पीपुल था, इसमें तो क्या पढ़ना है, एक उसके लेफ्ट में था, एक उसके राइट में था। ठीक, तो ये पैसेज कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं आगे। ये पैसेज है तो डायरेक्शन पर, इन दिस पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लिफ्ट, कुछ लेफ्ट वर्ड लिफ्ट हो गया, छोड़ दिया गया। फर्स्ट रीड द पैसेज ओवर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर। और पहले हमको पैसेज पढ़ना और समझना है कि ये किसके बारे में लिखा गया है, ये किसके बारे में लिखा गया। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन। उसके बाद जो अल्टरनेटिव जो ऑप्शन दिया गया है उससे हमको फिल करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो इसमें फिल करने में क्या क्या हमको देखना होता है। समटाइम हमको देखना होता है क्या यहाँ इस टाइप का प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस चाहिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस चाहिए, किस टाइप का प्रीपोजिशन चाहिए देखना होता है। कभी हमको देखना होता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए या एडवर्ब ऑफ प्लेस चाहिए, एडवर्ब ऑफ टाइम चाहिए, क्या यहाँ सुटेबल, उस टाइप से हमको फिल करना होता है। और समटाइम देखना होता है नेचुरली यही वर्ड यहाँ फिट हो रहा है, तो ये होना चाहिए थी। सो अभी सिचुएशन किस प्रकार से फिट हो रहा है। समटाइम ये होता है कि इसी टाइप का वर्ड इसके साथ आ सकता है, यही सुटेबल है, ये भी तो 3-4 प्रकार से हमको देखना होता है। चलिए पैसेज पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। एंड्स गोज इन ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड, तो कहा जाता है जो एंड जो चींटी क्या है, ग्रुप में जाते हैं फूड के सर्च में। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए डैश ए फ्यू वर्कर एंड्स डैश स्क्वाड, तो ऐसा करने के लिए क्या होता है, फ्यू वर्कर एंड्स, जो कुछ क्या होते हैं, वर्कर एंट होते हैं। तो फ्यू क्या बताता है, नंबर बताता है, क्वांटिटी बताता है। फ्यू जो वर्कर एंट है वो क्या करते हैं, जाते हैं, गो आउट ऑफ देयर नेस्ट फॉर ऑफ फूड, तो फूड के तलाश में जाते हैं। इससे हमको पता लगा कि हम बात कर रहे हैं जो एंट है वो फूड के तलाश में जा रहे हैं। तो ऐसा हम कुछ बताना चाह रहे हैं। तो 81 नंबर ऑप्शन क्या लिखा है, प्राइमरली। प्राइमरली मतलब होता है मेनली, क्या होता है मेनली। मेनली क्या है, एडवर्ब ऑफ फोकस है, हम किस पर इम्फेसिस करना चाह रहे हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ फोकस, एडवर्ब ऑफ इम्फेसिस जो है वो ये जो वर्ड है इम्फेसिस करता है किसी एक्शन को या फिर किसी ग्रुप को या फिर किसी पर्पस को। ये मान लीजिए दिस बुक इज मेनली मेड फॉर, प्राइमरली मेड फॉर चाइल्ड, ही प्राइमरली वांट टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ किसी एक्शन को इम्फेसिस किया जा रहा है, किसी ग्रुप को इम्फेसिस किया जा रहा है, बट हम इससे किसी क्वांटिटी को इम्फेसिस नहीं कर सकते, किसी अमाउंट को। तो यहाँ अगर हम प्राइमरली लिखते हैं तो फ्यू जो हमने लिखा अ फ्यू, ये एक क्वांटिटी को रेफर करता है, और प्राइमरली जो वर्ड है वो किसी क्वांटिटी को इम्फेसिस करने के लिए नहीं लिखा जाता। साथ ही साथ में ये क्या है, तो फोकस है जिसको हम स्ट्रेस कर रहे हैं उसके साथ लिखेंगे। जो एडवर्ब ऑफ फोकस है या फिर एडवर्ब ऑफ इम्फेसिस है उस वर्ड के साथ लिखा जाता है जिसको आप स्ट्रेस करना चाहते हो। तो मान लो हम स्ट्रेस करना चाहते हैं वर्कर्स को, तो वर्कर को अब अगर आप स्ट्रेस करना चाहते हो तो उसके साथ लिख सकते हो, बट जैसे ही आपने अ फ्यू लिख दिया तो मतलब हो गया क्वांटिटी। हम ग्रुप को तो अगर मान लो अ फ्यू नहीं लिखा था, टू डू दिस प्राइमरली वर्कर्स एंड ऐसा लिख सकते हैं, प्राइमरली एंड्स ऐसा हम लिख सकते हैं, बट प्राइमरली अ फ्यू एंड लिख दिया गया है। प्राइमरली अ फ्यू एंड मतलब हो गया क्वांटिटी। क्वांटिटी को स्ट्रेस करने के लिए हम क्या नहीं लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं। ठीक, प्राइमरली नहीं होगा। इनिशियली मतलब होता है एट फर्स्ट, फर्स्टली मतलब जो सबसे पहले ऐसा किया जाता है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बता रहा। और हास्टली, हास्टली क्या होता है, हास्टली मतलब होता है फास्टली। ये क्या होता है, मैनर। मान लो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो किसके लिए यूज होता है, किसी न किसी एक्शन वर्ड के लिए यूज होता है। कोई काम किया गया तो कैसे किया, बहुत तेजी से किया गया या बहुत स्लो किया गया, तो ये उस वर्ड के साथ लिखा जाता है, या तो एक्शन वर्ड के बाद लिखा जाएगा या एक्शन वर्ड के पहले। तब यहाँ कोई एक्शन वर्ड तो है नहीं, हम यहाँ लिख सकते हैं हार्शली गो आउट या फिर गो हार्शली ऐसे। तो इसका पोजीशन गो के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये नहीं हो सकता है।
ठीक इसी प्रकार से सिमेट्रिकली मतलब होता है व्यवस्थित रूप से, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये भी नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर हमको क्या पता चला, ये एडवर्ब ऑफ फोकस है, उसके साथ होना चाहिए। हम क्वांटिटी को फोकस नहीं करते हैं, सिमेट्रिकली को नहीं हो सकता है, हासिल नहीं हो सकता। क्या बच गया हमारे पास? तो हमारे पास जो बच गया वो बच गया ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इनिशियली। तो हम बता रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में एंड क्या करता है, एट द बिगनिंग, शुरुआत में क्या करता है, यहाँ क्या आ गया इनिशियली। तो हमने क्या देखा, टू डू दिस इनिशियली अ फ्यू वर्कर एंड्स। तो सबसे पहले जो फ्यू वर्कर एंड्स जो होते हैं, जिसको आप एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट क्या होता है, जो एक डेजिग्नेशन, एक पोजीशन, जो वर्कर जो सबसे पहले जाते हैं, मतलब बोलते हैं कि हेड ऑफ द सेनापति, वो जाएगा पहले पता करके लाएगा, तो उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट। तो पहले एस्कॉर्ट जाएगा तो वो एस्कॉर्ट हो गया, ठीक। एस्कॉर्ट की बात कर रहे हैं। एस्कॉर्ट एक डेजिग्नेशन है, जैसे वो बोलते हैं फौज में है, पुलिस में एक मैनेजर, मैनेजर क्या एक डेजिग्नेशन है, क्लर्क क्या एक डेजिग्नेशन है, तो वो उसका नाम नहीं है, ठीक। लेकिन उसके एस्कॉर्ट के नाम, जैसे बैंक में गए तो बोले ये मैनेजर साहब, जो उसका नाम है ही कॉल्ड मैनेजर, वो मैनेजर से, वो मैनेजर एक डेजिग्नेशन पे है, वो क्लर्क के डेजिग्नेशन, तो वो उस नाम से जाने जाते हैं, बट वो उसका नाम है नहीं, उसका नाम हो सकता है राहुल हो, सोहन हो। तो ही कॉल्ड, जब हम कोई आदमी किसी नाम से जाना जाता है तो उसको वो वहाँ यूज करते हैं, कॉल्ड राम, ही कॉल्ड श्याम, उसको ही इज कॉल्ड राम, उसको राम कहा जाता है, तो राम के नाम से जाना जाता है। हम बोलते हैं नेम्ड, नेम्ड का मतलब है जब हम किसी को ऑफिशियली कोई नाम दे, जैसे ऑफिशियली मेरा नाम क्या है, भूषण, मैंने ही माई पेरेंट्स नेम्ड मी भूषण, तो मेरा नाम कैसे रखा गया है, मेरा नाम क्या रखा गया, ऑफिशियली भूषण रखा गया, तो ये क्या हो गया नेम्ड। तो आपको किसी कोई ऑफिशियली नाम रखा गया तो हो गया नेम्ड। आइडेंटिफाइड मतलब हो गया रिकॉग्नाइज, मान लो कोई चोरी हुआ, कहीं कुछ हुआ, तब आपको आइडेंटिफाई किया, पहचाना, ओ यही आदमी था, पहचान लिया गया। तो यहाँ रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो यहाँ हम किसी को रिकॉग्नाइज करने की बात नहीं, हाँ पहचान लिए, वो रिकॉग्नाइज एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट रूप में पहचाना नहीं जाता, आप किसी को पहचान नहीं रहे हो, हम उस पोजीशन को बता रहे हैं कि जिसको एस्कॉर्ट्स बोला जाता है, ठीक। डिपिक्टेड मतलब होता है चित्रित किया, मतलब इसको, जैसे अभी मोदी जी को, जैसे मोदी जी है, अभी मोदी जी को हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है, एकदम महान आदमी है, इसको बोलते हैं डिपिक्ट किया जाता है। जैसे जो फिल्म बनता है, फिल्म मूवी में कोई एक एक्टर होता है, इसको शहंशाह के रूप में, किंग के रूप में क्या किया जाता है, चित्रित किया जाता है, डिपिक्ट किया। हम यहाँ चित्रित नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसको डेजिग्नेशन को बता रहे हैं, उसके पोस्ट को बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ही कॉल्ड, क्या हो जाएगा, कॉल्ड एस्कॉर्ट, ठीक। ये हो गया। वर्कर सेंस कॉल्ड एस्कॉर्ट्स गो आउट ऑफ देयर नेस्ट टू फोरेज द फूड। वो जो वर्कर्स होते हैं, कुछ वर्कर जिसको एस्कॉर्ट के नाम से जाने जाते हैं, वो क्या जाते हैं बाहर। क्यों जाते हैं बाहर, फूड की तलाश में। तो हम बता रहे हैं बाहर क्यों जाते हैं, हम आप उससे पर्पस पूछ रहे हैं, व्हाई ही गो आउट। तो यहाँ पर्पस का जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा था, जो पर्पस होता है, पर्पस को बताने के लिए जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो क्या होता है, फॉर प्रीपोजिशन, यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर। अब हमने ये बता दिया, 83 तक हो गया। वंस डैश सोर्स ऑफ फूड इज, जब ये सोर्स ऑफ फूड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनयूजुअल फूड, कोई भी फूड मिल गया, या फिर इनरिच मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट मिले, सो एक्सेसिव कोई हो गया, एडॉमिनेंट मतलब कुल मिला के जो तीनों वर्ड है उसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलना, बहुत इकट्ठा अमाउंट मिला, बहुत काफ़ी अमाउंट मिला, तो नहीं। जब आप देखोगे चींटी जो है, चाहे वो छोटा सा चीनी का टुकड़ा मिले या फिर बहुत सारा चीनी मिले, कोई भी टुकड़ा मिले तो बहुत सारा चींटी क्या जाता है, आ जाता है। मतलब कोई भी अनविजुअल कोई भी मिल जाए, वो कोई भी चीनी का टुकड़ा मिले, इसका नहीं कि हमको एकदम ढेर चाहिए, पूरा डिब्बा चाहिए, 10 चीनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अगर चीनी मिले, कोई भी सोर्स ऑफ फूड मिल गया, बात खत्म हो गया। वंस एंड डैश सोर्स ऑफ फूड, तो मतलब यूजुअल सोर्स ऑफ फूड, कोई भी सोर्स ऑफ फूड मिल जाए, वो काफ़ी मात्रा में है या नहीं, बस सोर्स ऑफ फूड मिलना चाहिए, चाहे वो 1 चीनी का टुकड़ा हो या 100 चीनी का टुकड़ा हो या फिर पूरा डब्बा, उससे कोई मतलब नहीं होता। अब देख सकते हो, गौर कीजिएगा, अनयूजुअल सोर्स ऑफ फूड इज क्या, फाउंड। देखो था फाउंड, हमने सोर्स ऑफ फूड इज फाउंड, मिला। हम क्या लिखें, रिच, हमने सोर्स ऑफ फूड रिच्ड, तो हम लिखते हैं वंस अ
अनयूजुअल सोर्स ऑफ फूड इज रीच्ड, अनयूजुअल सोर्स ऑफ फूड पहुंच गया, हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं नहीं। वंस अनयूजुअल सोर्स ऑफ फूड इज टारगेटेड, उसको जो अनयूजुअल सोर्स ऑफ फूड है उसको टारगेट किया गया, क्या जो सोर्स ऑफ फूड है उसको टारगेट किया जाता है तो नहीं, रिकॉग्नाइज, उसको पहचाना जाता है, हाँ ये अनयूजुअल सोर्स ऑफ फूड। अच्छा, इस मतलब जब वो अनयूजुअल सोर्स ऑफ फूड मिल जाता है, हम ऐसी बात करें, वो हमको मिल गया, ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास आ गया 86 एंड फाउंड इट डैश टू द नेस्ट विद द सैंपल, डैश टू द नेस्ट, एक्सेस मतलब होता है कि पहुंच, मेरा वहाँ पहुंच रहे, हम उसके इट डैश टू इट एक्सेस टू द नेस्ट, वो नेस्ट तक अपना पहुंच निकालते, मतलब हम बोलते हैं मेरा वहाँ तक पहुंच है। आई हैव एक्सेस टू मिनिस्टर, आई हैव एक्सेस टू प्रिंसिपल, मेरा वहाँ जान पहचान, ऐसा कुछ, ऐसा बात यहाँ नहीं हो रहा, मेरा पास वहाँ जान पहचान है, ऐसा कुछ चर्चा हो रहा नहीं, यह जान पहचान की बात नहीं हो रही है। गूज मतलब होता है जाना, यह एक जब कोई पर्सन स्पीकर से दूर जा रहा होता है तब बोलते हैं गूज, ऐसा कोई चर्चा नहीं हो रहा, ऐसा भी कोई चर्चा नहीं हो रहा कि इट गोज टू द नेस्ट, वो नेस्ट की ओर जाता है। जनरल स्टेटमेंट है, ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट नहीं, ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, बट जब हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्लाइम्स मतलब होता है चढ़ना, यहाँ तो क्लाइम की बात नहीं हो रही है, जब हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं तो हमको ये पता लगता है रिटर्न्स ज़्यादा सूटेबल, रिटर्न मतलब जहाँ सोर्स ऑफ फूड मिला फिर वहाँ से क्या जाते हैं, रिटर्न बैक जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अपने नेस्ट तक जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिटर्न, रिटर्न टू द नेस्ट विथ अ सैंपल, सैंपल के साथ जाते हैं, एक टुकड़ा लिया, अब दिखाएंगे वहाँ जाकर वाइल डूइंग सो। अब ये फिक्स फ्रेज है कि वाइल डूइंग सो मतलब वापस लौटते समय, वाइल डूइंग सो, इसमें अब सोचना ही नहीं है, वाइल डूइंग सो। क्रोइंग मतलब होता है, क्रोलिंग मतलब रेंगना, पुलिंग मतलब खींचते हुए, यहाँ फिक्स फ्रेज है, यहाँ वाइल डूइंग सो ही होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। वाइल डूइंग सो इट इजेक्ट ए केमिकल, वह क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हुए चलते, छोड़ते हुए चलते हैं, ठीक। एंड डैश एन इनविजिबल लाइन, जो कि क्या करता है, ड्रॉ करता है इनविजिबल लाइन, क्या टाइटल करता है, टाइटल्स देता है, टाइटल करता है नहीं, क्या वो टच करता है इनविजिबल लाइन, नहीं, वो क्या करता है, ड्रॉ करता है, तो क्या जैसे जैसे चलता है वो इनविजिबल लाइन ड्रॉ करते हुए चलते हैं, यहाँ ड्रॉ क्या है, सुटेबल है, टाइटल नहीं करता है, इनविजुअल लाइन को पुश करते हुए नहीं चलता है, समझ रहे हो, ड्रॉ करते हुए चलता है, यहाँ क्या है, ये ड्रॉ इज सुटेबल है, ये हमने समझ लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होना चाहिए, बस विजुअल लाइन फ्रॉम द डैश ऑफ फूड, तो यहाँ तो क्या लिखा, सोर्स ऑफ फूड, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड, ठीक, ये हमने समझ लिया। क्या हो जाएगा, अब प्लेस ऑफ फूड, प्लेस ऑफ फूड मतलब क्या होगा, क्या प्लेस ऑफ फूड मतलब वह लोकेशन जहाँ फूड रखा जाता है, वह लोकेशन जहाँ फूड रखा जाता है उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ फूड। सोर्स, हाउस ऑफ फूड मतलब क्या, हाउस ऑफ फूड, ये कंप्लीटली जो फूड है उसका कोई हाउस नहीं होता है, फूड है उसका कोई हाउस नहीं होता है, हाउस ऑफ फूड, हाउस ऑफ फूड नहीं होता है, जब बोलते हैं इससे जो ऑफ प्रीपोजिशन किसके लिए लिखा जाता है, या तो हम लिखते हैं कि उसका रिलेशन शो करते हैं पार्ट और टोटल का, या फिर हम क्या शो करते हैं, टोटल का रिलेशन शो करते हैं, या फिर हम हुज का रिप्लाई देते हैं, हाउस ऑफ हुज, हाउस ऑफ हुज, फूड का हाउस होता नहीं, प्लेस ऑफ हुज नहीं, सोर्स ऑफ हुज, फूड, हाँ सोर्स हो सकता है, तो वेसल्स ऑफ हुज, तो ज़्यादा जो सूटेबल है, ज़्यादा जो सूटेबल है हुज के रिप्लाई के साथ क्या है, सोर्स है, तो क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ फूड। और दूसरा क्या है कि वहाँ सोर्स ऑफ फूड जो है पहले से भी यूज हो रखा है हमारे पैसेज में, जैसे हमारे पैसेज में यहाँ सोर्स ऑफ फूड पहले से भी यूज हो रखा है, तो यहाँ हम सेम एज इट इज यूज कर दिए, सोर्स ऑफ फूड, ठीक। अब क्या लिखा है, सेम एग्रीड और मैचिंग पैरेलल, हु ऑल्सो फॉलो डैश प्रोसीड्यूर, तो कैसा प्रोसीड्यूर फॉलो करता है, सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करता है, ये एग्रीड, तो यहाँ एग्रीड तो अनयूजुअल है, हु ऑल्सो एग्रीड द सेम, ये एग्रीमेंट तो बाद एग्री हो गया, सेम प्रोसेस के लिए एग्री हो गया, हम ऐसा बात कर रहे हैं, क्या हम ये बताना चाह रहे हैं कि हु ऑल्सो फॉलो
द एग्रीड प्रोसीड्यूर, यहाँ कोई ऐसा थोड़ी कि प्रोसेस को एग्री किया गया, सहमत प्रोसीड्यूर नहीं, वो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो जो एग्रीड है, यहाँ कुछ एग्रीमेंट बना है उसका वो भी सहमत हो गया, जो एग्री हाँ इसी रास्ते से चला जाएगा उसको फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या होता है, वो सेम रास्ते से जो जिस पे केमिकल इजेक्ट किया गया है, जैसे जैसे रास्ते वो बनाया गया है स्कॉट एंड के द्वारा, उसी को फॉलो कर दिया, यानी सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ठीक, ये हो गया, ये हम समझ गए। मैचिंग मतलब हो गया मिलता जुलता, यहाँ मिलता जुलता की बात नहीं हो रही, एग्जैक्ट सेम। सेम मतलब जैसा उसने किया सेम वैसे ही। आप देखोगे जब चींटी आता है पूरा लाइन में एग्जैक्ट ऐसे 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 जाता है, मैचिंग मैचिंग नहीं होता है, वो दूसरा रास्ता भी जाता है, बस सेम सेम लगभग है। तो यहाँ मैचिंग मैचिंग नहीं है, एग्रीड भी नहीं है, पैरेलल प्रोसेस नहीं होता है। पैरेलल यहाँ पे पैरेलल मतलब हो गया कि वो उसका दूसरा रास्ता होगा, इसका दूसरा रास्ता होगा, बट तरीका सेम होगा। लेकिन आप देखे होगे चींटी सेम रास्ते से जाती है, ये पैरेलल रास्ता नहीं होता है। ठीक, ये हो गया, ऐसे हम वर्ड का सिलेक्शन करेंगे। ठीक, दूसरा अगर हम देखें कि सेम प्रोसीड्यूर, द सेम प्रोसीड्यूर, यहाँ जो द सेम में द मैचिंग प्रोसीड्यूर, द एग्रीड प्रोसीड्यूर, हमको यहाँ क्या चाहिए, सेम चाहिए। सेम भी बता रहा है क्या है, सेम एक क्या है, सेम एक क्या है, सेम एक क्या है, बोले द सेम, द मैचिंग, सारे क्या है एडजेक्टिव है, तो हमको एडजेक्टिव चाहिए। प्रोसीड्यूर क्या है, एक नाउन है। तो एग्रीड जो है ये भी एडजेक्टिव हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, तो इस प्रकार से नहीं छट पाएगा। तो चलते, हमने समझ लिया, तो हम चलते हैं पैसेज नंबर 2 पे। ए मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का प्रोसेस का जो मॉडर्न एग्जाम्पल है, बाय द नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन इज प्रोवाइडेड बाय पीपर्ड मोथ। जो ये जो एक्शन, जो नेचुरल सिलेक्शन का जो इवोल्यूशन का, यानी जो नेचुरली जो इवोल्यूशन हो रहा है उसका जो क्या है प्रोसेस है, वो प्रोवाइड किया जा रहा है किससे, पीपर्ड मोथ। जो मोथ होता है जिससे तितली बनता है वो उससे। ठीक है, द मोथ इज डैश पेल इन कलर। क्या होते हैं जो मोथ होते हैं यूजुअली किस कलर में होते हैं, ऐसा ये बताना चाह रहा था। हम बता रहे वनली, क्या सिर्फ पेल कलर की होते हैं, नहीं, हम बोला सिर्फ नॉर्मली या यूजुअली, रियली तो होगा नहीं, तो रियली पेल इन कलर ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं। रियली मतलब रियली गुड, मतलब कुछ अनविजुअल एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कुछ आश्चर्यजनक चीज एक्सप्रेस करना चाह रहे होते, तब हम रियली यूज करते हैं। ऑब्वियसली मतलब देख के ही समझ आ रहा होता उसको हम बात करते, ऑब्वियसली मतलब ऐसा बात नहीं, हम बात यूजुअली जनरली इस टाइप का होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूजुअली पेल इन कलर। ठीक, ए मोल्टेल्ड ग्रे डैश द मोथ टू सेटल। जो मोल्टेल्ड ग्रे उसका जो कलर होता है क्या करता है, परमिट मतलब होता है परमिशन देना, अलाउ मतलब भी होता है परमिशन देना। क्या मोथ को कोई परमिशन देता है, यानी जो एक कीड़ा है उसको कोई परमिशन देता है कि वो जाके जो ब्रांच है ट्री पे उसको बैठने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये दोनों तो नहीं, आपको किसी से वो परमिशन नहीं मांग रहा है, हाँ वो किसी से परमिशन नहीं मांग रहा। ऑब्स्ट्रैकल मतलब स्टॉप, ऑब्स्ट्रैकल मतलब स्टॉप, उसको कोई स्टॉप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मोटेल्ड ग्रे विच इनेबल्स द मोथ टू सेटल, वो उसको इनेबल करता है ताकि वो वहाँ बैठ सके, उसके वो उसका जो मोल्टेल्ड ग्रे कलर है वो उसको उस काबिल बनाता है कि वो क्या कर सके, उस ब्रांच पर जाके बैठ सके। इनेबल द मोथ टू सेटल मानी वहाँ बैठ सके। विंग्स आउट स्टेज अपना पंख फैला सके। डैश द बार्च ऑफ लीचन कवर्टी, कौन सा जो ब्रांच है लीचन कवर्टी की, मतलब लीचन मतलब होता है जो काय लग जाता है, काय मतलब वो जो जिसको क्या बोलते हैं कजली लग जाता है उसको बोलते हैं लीचन। जो कजली से कवर ट्री है उस पर बैठना उसको अलाउ करता है, पंख फैला के क्या करता है, अलाउ करता है। कहाँ, ऑन द लीचन ट्री,
किसी ब्रांच पर जाकर बैठा है तो ऑन द टेबल, ऑन द बार्क ऑफ लीचन ट्री। तो किसी पोजीशन पे, किसी सरफेस के लिए ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है, इसलिए हमने किया ऑन प्रीपोजिशन का यूज। ठीक, अब द बार्क ऑफ लीचन कवर ट्री, मतलब लीचन यानी काई से कवर है, एंड डैश अननोटिस्ड। तो अननोटिस्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। अब हमें क्या पता है कि यहाँ एक हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, और एडजेक्टिव बाद में लिखा है कि हमको कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब चाहिए, और लिंकिंग वर्ब क्या होता है, बी की फॉर्म जो होती है वो लिंकिंग वर्ब होती है। तो लीचन कवर एंड बी अननोटिस्ड। ठीक, बी अननोटिस्ड, तो ये जो उसका कलर है मोल्टन ग्रे कलर, उसको क्या करता है, इनेबल करता है, उसको काबिल बनाता है मौत को। क्या किस काबिल बनाता है कि वो अपना पंख फैला के वो जो ब्रांच है लीच ट्री के उस पर बैठ सके, वो जो ब्रांच जो काई से कवर्ड है, एंड वो वहाँ अननोटिस्ड हो सके, मतलब वहाँ छिप सके। क्यों छिप सके, उसका जो मोल्टन ग्रे कलर है और उस जो काई का कलर होता है वो भी दोनों सेम होता है, ताकि वो छिप जाता है। अब इट द सेव इट्स सेल्फ फ्रॉम मैनी बर्ड्स। तो इस प्रकार से चूंकि वो वहाँ छिप जाता है, उसका कलर मैचिंग हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है, छिप जाता है। वो उसको क्या करता है, सेव करता है। किससे, ऑर्डिनरी मतलब कॉमन हो गया, नहीं। सर्कुलेटरी मतलब जो सर्कुलेट करता है। प्रेडिकेटर मतलब जो उसको खा सकता है, उससे उसको बचाता है। स्टेशनरी मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। प्रेडिकेटर जो उसको खा सकता है, उससे उसको बचाता है। तो इट कैन द सेव इट सेल्फ फ्रॉम मैनी प्रेडिकेटर बर्ड। वो प्रेडिकेटर बर्ड किसको बोलते हैं, जो उसको खा सकता है, भक्षक पक्षी। प्रेडिकेटर बर्ड जो भक्षक पक्षी है उससे उसको क्या करता है, बचाता है। ठीक, स्टेशनरी मतलब रुका, ये समझ गए। However, many years ago, some British naturalist जो प्राकृतिक प्रेमी और ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब होते हैं जो पक्षी विज्ञान, क्या होते हैं, पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञानी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब तो पक्षी विज्ञानी। एक्सकेवेटर्स मतलब होता है जो गड्ढा खोदते हैं, जो खुदाई का काम करते हैं। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर मतलब क्या होता है, विद्वान। तो बहुत समय पहले, हाउएवर मेनी ईयर अगो, सम ब्रिटिश क्या, नेचुरलिस्ट मतलब प्राकृतिक विद्वानी, प्राकृतिक विवादी, या फिर नेचुरलिस्ट हो गया चाहे, और नोथोलॉजिस्ट यानी कि जो पक्षी विज्ञानी है वो, एक्सकेवेटर मतलब जो गड्ढा खोदते हैं वो, स्कॉलर मतलब विद्वान। तो क्या, तो हाउएवर बोल रहे हैं कि मेनी ईयर अगो, बहुत समय पहले, सम ब्रिटिश कौन, ब्रिटिश नेचुरलिस्ट मतलब एक्सपर्ट इन नेचर। नेचुरलिस्ट किसको बोलते हैं, वो आदमी जो नेचर में एक्सपर्ट हो। उसने क्या किया, ये रिसर्च किया। और ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब बर्ड का एक्सपर्ट। यहाँ बर्ड के एक्सपर्टीज की बात नहीं, जो हमारा वो है पेपल, वो क्या है, कीड़ा है, वो क्या है, एक कीड़ा है। तो यहाँ बर्ड की एक्सपर्टीज की बात तो नहीं हो रही है, जो नेचुरल का एक्सपर्ट होगा उसी की बात हो रही है। तो क्या होगा, नेचुरलिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो बर्ड का एक्सपर्ट हो, बर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हो। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पेपल के। तो पेल जो होता है उसकी बात करें तो यहाँ क्या होगा, नेचुरलिस्ट। तो एक्सकेवेटर होता है जो गड्ढा खोदता है, पीपल हु डिग, उसको बोलते हैं एक्सकेवेटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेचुरलिस्ट ने ऐसा रिसर्च किया, ये हो गया। उसके बाद दैट देयर डज एग्जिस्ट ए सेकेंड ऑफ दिस मॉथ, तो उसने रिसर्च में ये पाया कि यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या एग्जिस्ट करते हैं, सेकेंड ऑफ दिस मॉथ, दैट देयर एग्जिस्ट सेकेंड ऑफ दिस मॉथ। तो ग्रुप ऑफ दिस मॉथ, ग्रुप मतलब होता है कलेक्शन। तो मान लो कलेक्शन ऑफ 10 पीपल, कलेक्शन ऑफ स्पीशीज। तो हम वहाँ क्या पाया, उसने रिसर्च में ये पाया कि कलेक्शन ऑफ स्पीच को पाया नहीं, इलेक्शन को तो नहीं पाया। एक स्पेसीज, दूसरा स्पेसीज, 3 स्पेसीज, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीच का अगर ग्रुप होता तो उसको बोलते ग्रुप ऑफ स्पेसीज। ठीक, तो ऐसा बात तो नहीं है। उसने क्या पाया, सेकेंड ग्रुप ऑफ दिस मॉथ
अगर हम ये लिखते हैं सेकेंड ग्रुप ऑफ दिस मोथ, इसका मीनिंग क्या निकलता है? एक ग्रुप यहाँ था, दूसरा ग्रुप यहाँ था, उसने ग्रुप ऑफ मॉथ पाया था, इसमें 10 मॉथ था, इसमें 10 मॉथ था, ऐसा वो नहीं कहना चाह रहा। आगे पढ़ें। वो कहना चाह रहा है कि उसने दूसरा वैरायटी पाया। क्या पाया? वैरायटी पाया, दूसरा प्रकार पाया। तो ग्रुप मतलब हो गया कि ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, दोनों में का वैरायटी सेम है, बट ये अलग ग्रुप के मौत है, ये अलग ग्रुप की मौत है। बट ये रिसर्च में उसने क्या, तो रिसर्च ये बताना चाह रहा है, अगर हम कोई कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें तो ये बताना चाह रहा है कि उसने बहुत सारे पहले रिसर्च में ये पाया कि दूसरे मौत भी होते हैं जो अलग वैरायटी के हैं। क्या? सेकेंड वैरायटी के मौत को भी पाया गया। सोसाइटी की इसमें बात नहीं, सोसाइटी यूज होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, सोसाइटी यूज होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। सेक्शन मतलब होता है खंड या टुकड़ा। खंड या टुकड़ा स्पेसीज के मामले में नहीं होता, कोई ज़मीन है उसका सेक्शन किया जाता है, चॉकलेट है तो उसके टुकड़े में बांटे जाता है, इसमें टुकड़ा होता है। ये स्पेसीज में वैरायटी होता है, फिर उसमें टाइप होता है। ग्रुप ऑफ स्पेसीज मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ स्पेसीज। कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, टाइप की बात। यहाँ क्या वर्ड यूज हो जाएगा? वैरायटी। क्या हो जाएगा? वैरायटी ऑफ स्पेसीज। ठीक, अब ये हो गया हमारे पास 97। द डार्क स्कूटी विंग्स, तो ये जो वैरायटी था उसका क्या था? डार्क स्कूटी विंग्स था। रिसर्च हैज एस्टेब्लिश दैट बोथ बिलोंग टू दैट स्पेसीज। तो यहाँ क्या देखा? जो रिसर्च ये बताया, रिसर्च हैज नाउ, रिसर्च हैज नाउ। हाउएवर हम तब यूज करते हैं जब हमें कॉन्ट्रास्ट शो करना हो, मतलब हमारा जो पहले सेंटेंस है और बाद वाला सेंटेंस है दोनों अपोजिट इन नेचर, तब यूज। यहाँ कोई अपोजिट नेचर का सेंटेंस है ही नहीं, कैसे यूज करेंगे? देन तो टाइम के लिए होता है। देन मतलब हो गया जब उसके बाद, हमें सीक्वेंस नहीं शो करना है कि ये हुआ फिर उसके बाद वो हुआ। यहाँ हमको अगर हम ये देन लिखते हैं, देन लिखने का मतलब ये हो गया कि पहले कुछ हुआ होगा उसके बाद कुछ हुआ। क्या इस पहले कुछ हो चुका है? क्या पहले कुछ हो चुका है? तो पहले कुछ नहीं हो चुका है। हमें फर्स्ट टाइम बात करें रिसर्च हैज नाउ, और चूंकि प्रेजेंट टेंस लिखा है तो देन यूज नहीं होगा, नाउ ही यूज होगा। ठीक, रिसर्च हैज नाउ एस्टेब्लिश्ड दैट बोथ बिलोंग, क्या हो जाएगा? नाउ बिलोंग टू द डैश स्पेसीज, देयर्स बिलोंग टू द डैश स्पेसीज, बोथ बिलोंग टू द सेम स्पेसीज। सेम क्यों होगा? मतलब एग्जैक्टली सेम। अगर हम सिमिलर लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है लगभग सेम है, बट एग्जैक्टली सेम। सिमिलर मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम बट, हाँ लगभग सेम है बट नॉट एग्जैक्ट। जब हम सेम लिखते हैं इसका मतलब होता है डिक्टो सेम, पॉइंट टू पॉइंट सेम। लाइक मतलब होता है ए लाइक, सिमिलर, सेम। वन मतलब वन तो यहाँ इलॉजिकल, वन स्पेसीज, बोथ बिलोंग टू वन स्पेसीज, ये थोड़ा सही मीनिंग नहीं दे। एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते, कोई एक ही स्पेसीज, सेम स्पेसीज हो सकता है, तो यहाँ क्या होगा? सेम। वन स्पेसीज नहीं होता है। ठीक, दूसरा बात यहाँ स्पेसीज क्या है? प्लूरल में है तो ये भी नहीं होगा, तो सेम स्पेसीज होगा। ठीक, बट द डार्क मॉथ लिव इन डैश सराउंडिंग। जो डार्क मॉथ है किसी सराउंडिंग में रहते हैं, क्या होगा देखते हैं। अर्बन, रूरल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, अर्बन कुछ है। तो where the trunk of the tree on which they lived are dark with industrial ग्रीम्स। तो जहाँ वो रहते हैं वहाँ क्या है? जो ट्री का ट्रंक है उस पर क्या? इंडस्ट्रियल ग्रीम्स, जो इंडस्ट्रियल कचरा वो बैठा हुआ, मतलब वो अर्बन एरिया में रहता होगा, वही तो इंडस्ट्री होता है। रूरल एरिया में इंडस्ट्री थोड़ी होता है। हमसे यहाँ पता चल गया कि यहाँ क्या हो जाएगा? अर्बन एरिया होगा, चूँकि यहाँ क्या लिखा है? दे लिव इन ए डार्क विथ इंडस्ट्रियल ग्रीम्स। यहाँ से क्या पता चलेगा वो कहाँ रहते होंगे? अर्बन एरिया में रहते हैं। तो जो पैसेज सेक्शन है वो भी हमारा ख़त्म हो गया, वो भी हमारा ख़त्म हो गया। तो हमको क्या पता चला कि हमें बहुत चीज़ देखना होता है, बहुत चीज़ देखना होता है। हमें ये भी देखना होता है कि कभी हमें टेंस देखना होता है, कभी हमें एडवर्ब देखना होता है, कभी हमें प्रीपोजिशन देखना होता है, कभी हमें स्टेटिव वर्ब भी देखना होता है, या फिर कभी हमें देखना कि ये ज़्यादा सुटेबल है, ये दो वर्ड सुटेबल है। लेकिन अगर दोनों वर्ड को अगर हम सेलेक्ट करें तो उस दो वर्ड में मोस्ट सुटेबल जो वर्ड है ये है, ये हो जाए। कभी कभी हमें ये देखना होता है ये फिक्स स्ट्रक्चर है, जैसे वाइल डूइंग सो, ये फिक्स स्ट्रक्चर, या दूसरा वर्ड नहीं आएगा, तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। तो कुल मिला के अगर हम पैसेज रीडिंग पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहें या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहें तो ये करते करते आ जाएगा। तो आगे जब हम पैसेज पढ़ाएंगे,
अभी पैसेज हम पढ़ाए नहीं है, तो हम और भी ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।